अ, आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक भारती, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल से। हमारे बीच मिस जैना जी मौजूद हैं। कुछ बातचीत हम उनसे करते हैं। हेलो। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, थैंक यू। अ, आप साहित्य को, लिटरेचर को आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं मैम? देखिए, लिटरेचर तो मेरा मतलब प्रोफेशनल लाइफ ही लिटरेचर के आसपास बेस्ड है। मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी लिटरेचर से करी थी और आगे भी मैं उस चीज़ को परस्यू करना चाहती हूँ। पिछले साल मैं आई थी AILF में। मेरा तजुर्बा बहुत लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ मैं सबसे मिली, लोगों से बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो भी फील्ड एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर वो अपना दृष्टिकोण बताते हैं दूसरों को साहित्य के बारे में, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हम जैसे लोगों को जो लिटरेचर में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी टीम AILF को कि आप लोग ऑर्गेनाइज़ करते। लास्ट ईयर मैं भी वॉलंटियर कर रही थी, तो मैं जानती हूँ कितनी मेहनत लगती है, कितना पैशन लगता है ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और उम्मीद है कि अगले साल भी इससे बढ़िया इवेंट आप लोग लेकर आएंगे और हम उसके भागीदार हो सकेंगे। शुक्रिया। एज अ वॉलंटियर, जैसे कि आप इस प्रोग्राम की कहा जाए तो स्तंभ हैं या फिर एक पार्ट है, एक भाग है, तो उस हिसाब से आप इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? जैसे हम तो जैसे जो राइटर है, जो दूसरे राइटर्स हैं बाहर से आते हैं, है ना, वो तो केवल पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आप लोग की जो जिम्मेदारी होती है, जो आप, क्योंकि आप इसका जो है वो समारोह है, उसके आप पार्ट होते हैं, तो आपके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है बिकॉज़ इतने बड़े लेवल का इवेंट होता है, तो हमें एज़ वॉलंटियर्स ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सब ठीक से समय पर जो निर्धारित समय है उसके साथ हर चीज़ संपन्न हो। पर एक चीज़ रहती है कि हम वहाँ बैठते हैं, हम सुनते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हमारी एज़ बिगिनर्स पहचान बहुत बढ़ जाती है। एक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का एक एहसास होता है, एक सीख मिलती है और हम साहित्य से और जुड़ जाते हैं। तो हमें एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है एज अ स्टूडेंट साहित्य को ठीक से जानने का, ठीक से निहारने का और उसमें अपना हिस्सा जोड़ने का, ऐसा कह सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सर का इंटरव्यू लिया। उन्होंने ये कहा कि जो साहित्य है उसको आप फुल टाइम नहीं ले सकते। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई काम करना ज़रूरी हो। तो उनका जो ये उत्तर है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सच में ऐसा है? क्या जो नए लिखने वाले हैं उनको, अगर वो चाहते हैं कि हम केवल हम साहित्य से जुड़े रहें, कुछ और ना करना चाहें, या फिर जो भी उनकी मंशा रही हो, है ना, अगर वो चाहते हैं, जैसे मैं भी कई लोग ऐसे जानता हूँ जो केवल साहित्य से जुड़े हैं, और कोई काम नहीं करते, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो जो कंपनीज़ में काम करते हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, उससे बहुत अच्छा गेन भी करते हैं। मतलब कि वो जो उनके अंदर जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं, उसके साथ आर्थिक तरीके से बहुत अच्छे हैं। तो क्या इनसे, मतलब जो मैंने उत्तर बताया कि इसको हम जो नए लिखने वाले हैं, इसको मतलब फुल टाइम ना लें, इससे मतलब कोई नुकसान हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है, उनके जवाब को आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आप साहित्य को जैसा साहित्य है उस तरीके से देखना चाहें तो वो आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भले आप लिखते हो, आप नहीं लिखते हो, आप पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो, साहित्य जीवन का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब देता है कि जीवन किस तरह से चलता है, क्या भावनाएं होती है इंसान की और वो किस तरह बाहर आती है। तो उस तरह साहित्य बहुत जुड़ा हुआ है हमसे, जितना हमें पता भी नहीं है शायद। ठीक है, पर आप जो कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि जो साहित्य से जुड़े लोग हैं, जो लिखते हैं, जो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं लिख कर, उनके लिए कोई दूसरा का मोड ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आज के ज़माने में साहित्य एक कैपिटलाइज्ड वर्जन में जा चुका है, यानी अगर आप उससे पैसा बना सकते हैं तो ही वो महत्व का है, अदरवाइज़ वो नहीं है। तो वो परिभाषा जो आई है वो अच्छी नहीं है। पर अब इतना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हो चुका है कि उस परिभाषा को बदलने में बहुत समय लगेगा और ये काम युवा लोगों का है, युवक लोगों का है। यही बात मैंने आज अंदर इस पर मैंने मेरे पैनलिस्ट से चर्चा की। तो मेरी तो यही मान्यता है कि वो हमारे हाथ में है, हम उसे कैसे देखना चाहते हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जैसा कि आज का समय है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर जो भी कम उम्र के जो लोग हैं, उनकी किताबों से दूरी होती जा रही है ना। आधुनिक युग चल रहा है, लोगों के पास, सभी बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, वो PDF फॉर्मेट में या फिर एप्लीकेशन से वगैरह से वो पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। तो क्या आपको ये सही लगता है कि आज के जो युग में भी हम किताबें वगैरह पब्लिश करवाएं, लोग किताबें पढ़ेंगे, ऐसा?
देखिए, मैं अपनी बात करूँ, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब कुछ किताबें ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती हैं या हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती, उनका हमें पीडीएफ वर्जन मिल जाता है, तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है कि हम तक नॉलेज पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसका एक ये बेनिफिट है। पर जैसा कि आपने कहा कि जो युवक है, बच्चे हैं, उनका रीडिंग, ओवरऑल रीडिंग, चाहे ऑनलाइन रीडिंग हो या पेपर रीडिंग हो, ऑफलाइन रीडिंग हो, दोनों से ध्यान भटक रहा है। ये एक्चुअली अच्छा नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताता है कि इसका मानसिक प्रभाव बहुत ख़राब होता है। आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोचने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है अगर आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, आप रीड नहीं कर पाते, आप उस भाषा में अच्छा सोच नहीं पाते। वहाँ दिक्कत क्या आती है, अगर मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ, मैं वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने उतना पढ़ा ही नहीं है उस भाषा में, मैं उस भाषा को अच्छी तरह जानती ही नहीं हूँ। वहाँ बहुत दिक्कत आती है। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत सुंदर हमारे बीच थे जैना मैम, और बहुत तार्किकपूर्ण आपके उत्तर लगे मुझे लगता है कि सुनने वाले लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू मैम।